कठिनता की एक परख भी होगी। और वक्त हमने 16 मिनट का तय किया है। पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले बोले भी आप माइक ले लीजिएगा हाथ में, नीचे से जी। मैं ये डायरेक्ट बता सकते हैं क्या आप थोड़ा क्विकली? डायरेक्ट पीछे कर दीजिए बस थोड़ा सा, ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं इसे हटा ही दीजिए। अब हम वहाँ तो जाने वाले नहीं। आराम से आराम से। दोनों तरफ से हटा दीजिए। इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ से सवाल लूंगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका 16 मिनट है, हम दोनों लोगों के सवाल हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूँकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूँ, और इस वक्त की जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई एंड यानी एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह अग्रीड अपॉन। ओके, इसमें हमने एग्री किया था कि मुश्किल चल जाएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग में। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा रुकना पड़ेगा? आप रुकते होता है, आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं? ये अब हुआ था वो आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्स जो है वो हमेशा से है, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की। एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात उसमें, और पैदा भी अपने हायती बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं। क्या मालूम, आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना लीजिए, तुमने रुको, मुझे काफी है। ये फैल क्यों रही है? और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। इसकी जरूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूकात के लिए बनाई गई है। तो ये सब है जो अल्टीमेट कहा जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए, तो सब सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है। इसे कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, कॉन्ट्रोवर्सी ने आप लोगों से मजाक में डाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूँ कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है। आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ पंडित आप सवाल पूछना चाहेंगे? आप सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से?
क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेकर कुछ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि खुदा ने जो भी रेवलेशन किए हैं, एक मतलब के लिए बहुत से मजहबों में किए हैं, अलग अलग रेवलेशन है। कहीं कुछ एक बात है, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर कर करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक भूमि आवाज आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने खुद तो सबूत दे दो हमें सॉलिड, ये जैसा भी यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना, क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज्यादा जी, वो हमेशा से सही। आप कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, दो वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक का मतलब ओमनीपोटेंट, जो चाहे कर सकता है, आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी को आप मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज जी। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इसकी हैरत नहीं होती? या कयामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा, इसकी रजिया हो गई वक्त से, इसको हिसाब मिलेगा सब। अच्छा, अब जवाब दूं? जी ठीक है, मैं वही सीधे आपकी तरफ आता। सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं करूंगा क्योंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूँ उस पे भी बात करने के लिए। ये अभी से राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। Does God exist? राउंड 2। क्योंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है, तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात को एंटरटेन भी करूंगा और मैं भी पूछूंगा। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी बुनियादी आर्गुमेंट है। आप मुझे कॉन्टिंजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या है? कॉन्टिंजेंसी का मतलब ये हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी जरूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अकल की बात है, ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूँ। दूसरी चीज आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचे, बल्कि बाहर निकलकर सोचे। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ ऐसी बात है ना कि ये कुछ लोगों को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए, ये इजाजत आपको है नहीं, मुझे है। आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार-बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत 2 असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन 2 असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्गुमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ऑमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ऑमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट है और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में देख। छोटा चाहिए था कि बड़े पैक में चाहिए था? व्हाइट में चाहिए अपने को नहीं, लाइफ बेस्ड प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है। हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा विजडम है। डॉक्टर में और खुदा में बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है,
तो मैं उसकी बात सुनूंगा। तो ये नहीं कुछ जवाब भी नहीं है। सर प्लीज आप अगर सब ऑडियंस से बोलने लगे तो फिर मतलब नहीं है बहस का। मतलब आप ये कहें कि क्योंकि आप डॉक्टर पे बिलीव करते हैं, इसलिए खुदा पे बिलीव किए क्या? ये मिसाल आपको समझाने की आर्गुमेंट है, इस पे आपको इतराज नहीं है। तो सिंपल बात ये है कि मैं अगर ये यकीन कर लूं कि एक ओमनी पेटेंट उसकी मसलिहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलिहत है, मुझे नहीं चाहिए थी मसलिहत, उसकी मसलिहत नहीं, इसी समझ रहे हैं मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्गुमेंट दो फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बात रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बात वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप राइट को समझेंगे कैसे? अभी और सुनिए, और बात ये ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आप आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक कि बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की आपने पूरा जवाब सुना ही क्या आपने नुकसान निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। अगर दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात है। बिल्कुल तो मतलब अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं भाई? कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहाँ पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्गुमेंट ही गलत है? अगर जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए, क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत है? Does God exist? मैं इस पे इतनी एकेडमिक तैयारी करके आया था, मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्गुमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार-बार इधर-उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। Does God exist पे मैं एक ही आर्गुमेंट दे पाया। आर्गुमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्गुमेंट्स हैं और मेरे आर्गुमेंट को किसी एक राउंड में भी उन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रिफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में नहीं। और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट आएगा। आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कंटिजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको और कितने आसानी से समझाऊं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप कंटिजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। आप अपनी बात पूरी कर लेंगे जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के न होने पर कोई डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं दिया। सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था। आज तो हमारा टॉपिक आप मजहब से लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है।
आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे? नहीं, प्लेनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड की एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्गुमेंट था। अब हमारे पास जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत हुई और बोल रहे भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है। ये आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट टाइम सेट कर दीजिए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज जस्ट, ही इज काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमजोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख में नहीं। तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा तो उसका होना न होना बराबर है। दो ये कि रहा है तमाशा तो उसका होना न होना बराबर है। दो ये कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, तो ये कैसे हो सकती है बात? और फौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतराज़ नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है, इसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीजन नहीं। आपकी तारीफ क्या है? मतलब बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी नहीं यकीन से खुदा के यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और कोई आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस कि आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी, यहाँ तक तो आपको हम नहीं आए। तो सर अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं। ये एक पैकेज है। आप अकेले कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड मानता हो, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं। They are only, they have always created chaos in the society. मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पोर्टेंट बिलीव्स है। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते। 9 में आप एथीस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबल मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% है एथीस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दे तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा मानना छोड़ दीजिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथीस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये खत्म हो रहा है। हो सकता है मेरी जिंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें इनको आप मेटाफिजिकल ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म देखिए, ये 2 लोग हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा। डज गॉड एग्जिस्ट की बहस मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच। आप लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहाँ से तय करूँगा। और माइक हमारे पास है, एक ही माइक है ऑडियंस के लिए, 2 माइक है, एक इस तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी है मारिया शकील जी, पूछिए सवाल। थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस थी। जी नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ। पहले मैं इसी प्रेमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ सवाल जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि
गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिलकर के भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को जिक्र कर दिया। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जहाँ तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए दो वर्ल्ड व्यू है, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, जो कि इनके यहाँ आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता। ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनिपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से ये गलत हो रहा है। Cold day, isn't it? Yes, it is more cold today. पर्सपेक्टिव के एतबार से ये गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगे, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकते। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? आपको कुछ बोलना है इसमें? भैया आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन किया, या आप वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के उन्हें भेजिए, वो बहुत खुश हो गया। आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं, तो उन बच्चों की मौत को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? भाई ये दुनिया जो है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो एक नाइंसाफी करते हैं। तो ये अच्छा काम है आपके नजदीक, तो नेचर नाइंसाफी पे मबनी है। अरे मेरे भाई, आप नेचर की कहाँ बात कर रहे हैं, तो इंसान की बात कर। तो जब मैं इंसान की बात कर रहा था, आप नेचर की बात करने लग गए। बोलिए, मैं बात ये है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा बात समझ लीजिए, अकेले तो इंसान रह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं, वो फाउल हमेशा से तारीख में होता है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी मतलब इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए किया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां हो रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तसव्वुर के बाहर है। आप 3 वर्ष के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। ये उसको अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे कि कम से कम रिलीजियस और फिलॉसफिकल फिलॉसफिकल ट्रेडिशन है जो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को ही अंतिम मानती है। सर्वम खलु इदं ब्रह्मम, दिस इज छांदोग्य उपनिषद, एंड इट कंप्लीट मानती है। सर्वम खलु इदं ब्रह्मम, this is Chandogya Upanishad, and it completely rules out the existence of necessity. आपके शब्दों में necessity of a creator, the creation itself is the creator. तो एक मिनट प्लीज। दूसरा जो सवाल आपने अभी जो आप बार-बार कह रहे हैं कि भगवान विद्वान भी है, वाइज सब जानने वाला, तो अगर विजडम में दुनिया भर के पापों और अत्याचारों को बर्दाश्त करना शामिल है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्री विल से उसको अपोज करता हूँ तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल में कॉन्ट्रडिक्शन है।
Because when I'm opposing whatever is happening in Gaza, then I'm opposing the God's will. And God's wisdom. जवाब देते हैं God की wisdom में एक मिनट सर प्लीज सर ये एक सुनना गॉड की विजडम है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है मैं उसको अपोज कर रहा हूँ तो मैं गॉड की विजडम के खिलाफ था एक सवाल दूसरा ये नहीं आपने तो ऑलरेडी सर आप और सवाल कर लें लेकिन मुझे जवाब दे पहले आपने ये कहा सुनिए मेरी बात सुनिए नहीं हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है आप तशरीफ रखिए मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है लेट मी कंप्लीट ये देखिए ऐसा है कि ये सब बड़ा आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि कुछ नियम बना लिए जाए ताकि एक टाइम बाउंड बातचीत चले। और भाई साहब आप बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं लेकिन कैमरे के फ्रेम में आके उस काम को गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है गुरु, अब मेरे को कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, सॉरी नहीं कोई गुस्सा नहीं जी। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछे, आप उनके जवाब और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी। आपने दो सवाल किए। सबसे पहले ये कहा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स खुद नेसेसरी भी है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरेशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में सॉरी माफ कीजिएगा इजराइल डजंट एग्जिस्ट ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं सर ये आपस में ये क्या आपका सवाल? फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया। आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, जो हो रहा है गॉड की बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना आपके कॉन्सेप्ट नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट है तब तो कोई मसला नहीं समझते हैं। दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्गुमेंट सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी। मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। तरुण माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी। सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद। एक सर अपना आप नाम बता दें। आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद बताया। यासीर नदीम अल-वाजदी मेरा नाम है। जावेद सर आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये जमीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इसको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया वो हमेशा से। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से, क्या तकलीफ? क्या मौजूद नहीं आते जी हम मौजूद नहीं। अच्छा सर मैं बताऊंगा प्लीज। मैंने मिसाल दी आपके शेर, आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायद इसी तरह चलते रहे हमेशा। मेरे ख्याल से इन्फिनिट रिग्रेस का कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है सर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रज़ा साहब को भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक यार नीचे तो कर लियो नीचे।
पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको क़ज़ा में कत्ल किया गया, हमारे होते हुए कत्ल किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ही गलत, मुझे लगा मैं गलत बिल्कुल गलत सवाल पूछा। मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूं। देखिए अगर देखिए आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा रहे हैं कि मुखामुख में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो न वक्त की पाबंदी रहेगी न वोट शासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूँ, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सवाल जावेद साहब से, और सवाल ये है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल ये है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए साहब। देखिए 3 चीजें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीजन से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो। ये आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के वजूद पे रुक जाते, सरेंडर कर देते। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। जी ये आगे सर बैठे हुए, इनको माइक दीजिए। भाई वो आपको क्या चाह रहे थे? हाँ, नहीं जी। आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए। सर जावेद सर से सवाल है कि आपने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बात कही थी कि मजहब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मजहब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज के बारे में क्या कहते हैं? मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो कौन से प्रोफेसर होंगे? उनके पास डेटा है, इन्होंने डेटा के लिए होगा ना। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास, प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बात का डेटा? मैंने तो नहीं सुना अभी तक। तो आज उनकी ये राय है और होगी राय, ठीक है। दुनिया में तरह तरह की होला रीजनेबल